एक घर के अंदर थोड़ी सी कहासुनी होती है। उस कहासुनी को लेकर उस घर की जो सास होती है वह बहू को बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक देती है और साथ में उसकी 3 महीने की बच्ची भी थी जिसको उसने अभी अभी 3 महीने पहले जन्म दिया है। इसके बाद जो बहू होती है वो काफ़ी देर तक उनका वेट करती है, लेकिन वहाँ पर उस पर कोई भी तरस नहीं दिखाता है। ना तो उसका पति आया था और ना ही किसी अड़ोसी पड़ोसी ने उसकी मदद की थी कि कोई पुलिस को बुलाकर उसे घर के अंदर पहुँचवा दे। कोई भी इस मामले में नहीं पड़ता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह माफ़ी मांगने के लिए बहू के घर पर पहुँच जाते हैं। कौन थी वह बहू और क्या किया था उसने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है अवनी जिसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पिता चरण सिंह जब भी कभी मार्केट जाया करते तो अपनी बेटी के लिए जो वो बोल दिया करती वही खाने के लिए लाया करते। लेकिन यहाँ पर अवनी जो होती है वो बचपन से ही थोड़ी सांवली होती है और इस सांवलेपन की वजह से समाज के अंदर उसे ढेर सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ वाले बच्चे उसे काली काली कहकर पुकारा करते थे और काले रंग की वजह से उसे अलग नजरिए से क्लास के अंदर देखा जाता था। लेकिन जो अवनी थी वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अवनी इन सभी तानों को सहन करके अपनी जिंदगी को आगे जीने लगती है। अवनी का एक छोटा भाई भी होता है और धीरे धीरे जो अवनी होती है वह जवान भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही अवनी जवान होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लड़के अवनी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन देखकर वह उसे रिजेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। हालांकि अवनी ने पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अवनी से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर एक दिन शाम के समय घर के अंदर माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे थे और यह समस्या उनके लिए काफी ज्यादा गंभीर हो रही थी। पिता अपनी बेटी के बारे में बात करता करता फूट फूट कर रोने लगता है और सोचने लगता है कि हम लोगों ने क्या लिखाया था ऊपर वाले से, जो हमारी बेटी का रंग काला हो गया और उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो किसी दहेज के लोभी से इसकी शादी करानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटियों को घर पे कवारा नहीं रखा जाता। अवनी भी यह बात सुन लेती है, लेकिन सुनकर वह भी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जो चीज हो रही थी वह उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रंग था वह ऊपर वाले की देन था और ऊपर वाला जैसा चाहे किसी को रख सकता है। इसी वजह से अवनी अपने कमरे के अंदर बैठी बैठी फूट फूट कर रोती रहती है और माता पिता बाहर एक दहेज के लालची घर का रिश्ता उसके लिए ढूंढने की बात कर रहे थे। उसके बाद जो अवनी के पिता होते हैं चरण सिंह, वह इधर उधर ऐसे लड़कों की तलाश करते हैं जिनको अच्छा खासा दहेज चाहिए। लड़की चाहे कैसी भी हो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ढूंढते ढूंढते उन्हें अपने गांव से काफी दूर के गांव में एक लड़का मिल जाता है, जिस लड़के का नाम होता है नवीन के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी और उसके पिता भी सरकारी नौकरी में थे और नवीन एक प्राइवेट काम किया करता था। तो यहाँ पर रुपए पैसों को उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो दहेज के लालची थे और माता पिता का कहना था कि अगर दहेज में 4 पहिए की गाड़ी मिलेगी तो ही वे अपने बच्चे की शादी करेंगे। यहाँ पर जो अवनी के पिता होते हैं वह उन लोगों के पास जाकर अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। तो जो मीडिएटर होता है वह उन्हें बता देता है कि देखो शादी तो हो जाएगी, लड़की चाहे कैसी भी हो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें दहेज में ये चीज चाहिए, अगर तुम दे सकते हो तो तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। अवनी का जो पिता होता है इस बात के लिए एग्री हो जाता है और उस घर में अपनी बेटी की शादी तय करा देता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से बात करता है और पत्नी एक बार तो उससे मना भी करती है, कहती है कि दहेज के लोभियों से बेटी की शादी मत करो। लेकिन पिता कहता है कि ना करूं तो क्या करूं, बेटी को सदा मदा के लिए अपने घर पर बिठा के रखूं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए अवनी का पिता काफी ज्यादा उदास होता है और इसके बाद जो पिता होता है बेटी के लिए दहेज के लिए इधर उधर से पैसे इकट्ठा करने लगता है। धीरे धीरे उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे और उन पैसों को इकट्ठा करने के बाद एक निश्चित समय पर अवनी की शादी नवीन से करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो अवनी होती है वह दुल्हन बनकर नवीन के घर में चली जाती है। अब शादी के दिन तो अच्छा खासा मेकअप था और उस मेकअप की वजह से किसी को भी पहचान में ज्यादा नहीं आया था, यानी कि जो यार रिश्तेदार आए थे उन सभी को अवनी ठीक ठाक ही लगी थी। और उसके बाद जो अवनी होती है वह नवीन के घर में दुल्हन बनकर रहने लगती है। हालांकि अवनी के पिता ने साफ साफ लोगों को बता दिया था कि मेरी लड़की का कलर थोड़ा काला है, तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उन लोगों ने हामी भरी थी कि हमें कोई भी
भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो अवनी होती है वह नवीन के घर में रहने लगती है और वहीं पर उन लोगों के अच्छी तरह से देखरेख करने लगती है। नवीन के घर में उसके माता पिता थे, एक नवीन की बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले हो चुकी थी और अब नवीन, अवनी और वो लोग उस घर के अंदर रहा करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो नवीन की माँ होती है वह अवनी के रंग को देखकर उसे जज किया करती और कहा करती कि ये काली बहू आ गई है, अगर कोई देखेगा तो बहुत बुरा रहेगा, और इसी वजह से वह अपनी बहू से घूंघट करने के लिए कहा करती और कहा करती कि किसी भी औरत के सामने भी अपना घूंघट मत खोलना, क्योंकि अगर तेरी शकल किसी ने देख ली तो खामखा ही हमारी बदनामी हो जाएगी कि दहेज के लालच में बच्चे की शादी ऐसी काली लड़की से करा दी। अवनी को यह बात बुरी तो बहुत लगती है, लेकिन बचपन से उसे अपने रंग के बारे में ये बातें सुनने की आदत पड़ी हुई थी और इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कहती है। धीरे धीरे अवनी की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद जो अवनी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो अवनी की सास होती है वो थोड़ी सी खुश होती है कि अब घर के अंदर खुशियों के पल आएंगे, लेकिन वो अवनी से कह देती है, देखो साफ साफ बोल देती हूँ कि मुझे लड़का ही होना चाहिए। अवनी अपनी सास को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह उसे चुप करा देती है, कहती है कि हाँ हमें पता है लड़का ही होगा और तू चुप रहे और तुझे लड़का ही करना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अवनी की डिलीवरी का समय आ जाता है और जैसे ही अवनी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान अवनी ने एक लड़की को जन्म दिया था, जिस लड़की को देखने के बाद अवनी की सास का माथा चढ़ जाता है और वह अवनी को घृणा भरी दृष्टि से देखने लगती है। लेकिन फिलहाल वो लोग हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में वो कोई भी बवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर और लोग भी होते हैं और कहीं कोई वैसी बात हो गई तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से जो अवनी की सास होती है वह उसे वहां से घर तो ले आती है, लेकिन उसके बाद अवनी की सास का जो बचा कुचा व्यवहार उसके लिए सही था वह भी खराब हो गया था और अब अवनी की जो सास होती है वह उसकी तरफ हीन दृष्टि से देखा करती और उसे तरह तरह से टोंट मारा करती कि तूने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, एक तो काली है और ऊपर से बच्ची को भी जन्म दे दिया। अब यह बातें अवनी को बुरी तो बहुत लगा करती हैं और इसी वजह से वह एक बार फिर से अपने पति नवीन से कहने की कोशिश करती है, लेकिन जो नवीन होता है वह अपने माता पिता के कहे में इतना चला करता था कि उसे यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि माँ उसकी बच्ची से भी खुश नहीं है और उसकी पत्नी को काली काली कहकर बार बार चिढ़ाया करती है और उसका अपमान किया करती है। उसे यह नहीं दिख रहा था कि माँ गलत कर रही है तो उसको भी समझा दिया जाए, बस वो तो अपने माता पिता का कहा माना करता और कह दिया करता अवनी से, देखो माता पिता के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम आराम से घर के अंदर रहो और मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। ऐसा कहकर जो नवीन होता है घर के अंदर रहता है और इसके बाद धीरे धीरे लगभग 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जो अवनी होती है उससे अब ये ताने सहन नहीं होते हैं और वो कहने लगती है कि माँ जी ये बच्ची हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना इसको बच्ची बनाया था, ये तो ऊपर वाले की देन है, जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है एकदम से गर्म हो जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। अब जो अवनी होती है अब तक वो काफी ज्यादा सहन कर चुकी थी और यहाँ पर फिलहाल उससे ये बात सहन नहीं होती और वह अपनी सास को उल्टा जवाब दे देती है। जैसे उसने अपनी सास को उल्टा जवाब दिया था तो सास एकदम से आग बबूला हो जाती है और वह अपनी बहू पर हाथ उठा देती है। जब अवनी पर उसकी सास ने हाथ उठाया था तो इसके बाद अवनी उनसे चुप होने के लिए कहती है धमका कर, लेकिन जो सास होती है उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर की तरफ घसीटने लगती है। घर के अंदर हल्ला गुल्ले का माहौल हो जाता है तो यहाँ पर जो अवनी का ससुर होता है वह भी आ जाता है और अवनी का पति नवीन भी आ जाता है, लेकिन घर के अंदर अवनी की सास की चला करती थी और उसके सामने ना तो ससुर के बोलने की हिम्मत होती है और ना ही जो नवीन होता है उसके बोलने की हिम्मत होती है। अब तक अवनी ने सच्चे दिल से नवीन की सेवा की थी, लेकिन जब नवीन उसको खींचते हुए बाहर की तरफ ऐसे देखता रहता है तो अवनी की आंखें नम हो जाती हैं और वह बिना प्रतिरोध करे बाहर की तरफ चली जाती है। अवनी की सास उसे घर से बाहर कर देती है और अंदर जाकर उसकी बेटी को लाकर उसकी गोद में रख देती है। कहती है कि निकल जा मेरे घर से और मुझे अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी और यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। अवनी जब देखती है कि बाहर कुछ लोग खड़े होकर उसे ही देख रहे हैं तो वह बार बार रिक्वेस्ट करती है कि माँ जी मुझे अंदर ले लो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी और मुझे माफ कर दो। लेकिन जो सास होती है वह अंदर से उसे ढेर सारे ताने देती है और कहती है कि तेरे जैसी मक्कार बहू पाकर हमारा जीवन पूरी तरह से खराब हो गया है और तुझ जैसी काली बहू को तो हम अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तू और तेरी बेटी इस घर के लिए मनहूस हो। जिस दिन से तुम इस घर के अंदर आई हो उस दिन से घर की बरकत पूरी तरह से खत्म हो गई है और तुम अब इस घर में नहीं रह सकती।
हम लोग कोर्ट से फैसला कर लेंगे या फिर तुम्हारे पिता चाहते हो तो पंचायती रूप से फैसला कर लेंगे। ऐसा कहकर सास ने दरवाजा बंद कर दिया था और अवनी पूरे दिन भर अपने घर के बाहर बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के बाद रात हो जाती है। रात के समय में भी जो गांव वाले होते हैं वो आया करते और अवनी की हालत को देखकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। और तभी अचानक से ये बात उस मीडिएटर तक पहुंच जाती है जो इस गांव के दूसरी तरफ रहा करती थी। और जैसे वो ये बात सुनती है तो एकदम से भाग दौड़कर अवनी के पास आती है और उसके पास आकर उसे सहारा देने लगती है और यहाँ पर नवीन के घर वालों को बाहर बुलाने लगती है। दरअसल ये जो मीडिएटर थी वह अवनी के गांव की एक लड़की थी। उसका पति ने इस शादी को कराया था जो कि वहां से यहाँ पर ब्याही हुई थी और यहाँ पर इस घर के अंदर उसने अवनी की शादी कराई थी। ये गांव के दूसरी तरफ तो रहती थी लेकिन इसे अवनी से बहुत गहरा लगाव था। और जैसे ये बात सुनती है तो वहां पर नवीन के घर वालों को धमकाने लगती है और दरवाजा खोलने का आग्रह करती है। लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं और कहते हैं कि हम इसे अपने घर के अंदर नहीं रख सकते और बार बार उसे यही बात सुनने को मिलती है। इसके बाद जो मीडिएटर होती है अवनी को वहां से उसकी बेटी के साथ अपने घर ले जाती है और घर में ले जाकर उसे खाना पीना खिलाने लगती है। अवनी का रो रो कर बुरा हाल होता है लेकिन वो करे भी तो क्या करे क्योंकि जो कुछ होना था वो हो गया था। और इसके बाद दूसरे दिन जो मीडिएटर महिला होती है वह अवनी को उसके गांव तक छोड़ देती है और वहां पर उसके पिता को पूरी कहानी बता देती है। अब जैसे अवनी के पिता को ये सारी बातें पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन से नवीन के पास फोन मिला देता है और उसे धमकाते हुए कहने लगता है कि ये कौन सी बात है आप लोगों की, आप लोगों से मैंने पहले ही बता दिया था और बेटी होने पर कौन घर से निकाला करता है। बेटी होना मेरी बेटी के हाथ में थोड़ी ना है, ये तो ऊपर वाले का खेल है, जो होना था वो हो गया लेकिन तुम्हारी माँ ने ठीक नहीं किया। इस बात को सुनकर नवीन जो होता है वो चुप रह जाता है और कहता है कि ये लीजिए आप माँ जी से ही बात कर लीजिए, वही आपसे बात करेगी। इसके बाद जो नवीन की माँ होती है वह अवनी के पिता से बात करती है, वह उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया और अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। लेकिन वहीं पर जो अवनी की सास होती है वो कहने लगती है कि चाहे जो भी कर लो लेकिन तुम्हारी लड़की को हम अपने घर में नहीं रखेंगे, भले ही तुम चाहो तो उसकी बेटी को यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन लड़की तो इस घर में नहीं रहेगी। इस बात को सुनकर अवनी का जो पिता होता है वह कहता है कि ठीक है मैं कल कोर्ट केस करूंगा और फिर देखता हूं कि तुम लोग क्या करते हो। इसके बाद फोन कट जाते हैं लेकिन वहीं पर जो अवनी होती है वह इन सारी बातों को सुन रही थी और सुनने के बाद अपने पिता के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि पिताजी मेरा बहुत ज्यादा मजाक बन चुका है लेकिन अब इससे आगे मेरा मजाक मत बनाओ और आप ऐसा करो पंचायती रूप से इन लोगों से फैसला कर लो और मैं अब उस घर में नहीं जाने वाली। क्योंकि वहां पर जब मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल रही थी तो मेरा पति खड़ा खड़ा देख रहा था लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो उसके सामने गलत हो रहा है उसको रोक सके, तो ऐसे पति के साथ रहकर मैं क्या करूंगी। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, कोर्ट से सब कुछ हो जाएगा और इन लोगों को तो मैं अच्छी सजा दे दूंगा। लेकिन उसके बाद जो अवनी होती है वो कहने लगती है कि नहीं पिताजी अब कोर्ट में मजाक नहीं बनाना और आप ऐसा करो पंचायती रूप से हमारा फैसला कर लो और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी और अब मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली। आप लोगों को यही तो था कि कवारी बेटी को घर पर नहीं रखा करते, अब तो मेरी शादी हो गई है, अगर हमारा तलाक नहीं होगा तो मैं भी शादीशुदा ही कहलाऊंगी और जब मैं आपके घर तो रह सकती हूँ। इस बात को सुनकर पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि ठीक है बेटी अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तू ऐसा ही कर ले और तुझे मैं अपने घर पर जिंदगी भर रख लूंगा क्योंकि अब तू कवारी नहीं रही। इसके बाद जो अवनी का पिता होता है वह दूसरे दिन दोनों गांव के लोगों की एक पंचायत बुलाता है और उस पंचायत के अंदर उन लोगों से साफ साफ बोल देता है कि देखो जितना भी खर्च मेरा शादी में हुआ है वो सारा खर्च और जितना भी मैंने तुम्हें दहेज में सामान दिया था उस सभी का पैसा मुझे लौटा दो और हम लोग तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। इधर जो नवीन की माँ होती है उसने भी रात भर ये बात सोची थी कि अगर इन लोगों ने कोर्ट केस कर दिया तो बहुत ही ज्यादा पैसे भी खर्च आएंगे और जब ये पंचायत लेकर आया है तो वह भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान जाती है और दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर पंचायती रूप से दोनों अपने अपने घर रहने लगे थे और पैसा लेकर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। अवनी को जितने भी पैसे मिले थे उन सारे पैसों को अवनी के जो पिता होते हैं वह उसके नाम एक अकाउंट खुलवाकर उसमें डलवा देते हैं और कहते हैं कि बेटी ये लो, ये तुम्हारे मुसीबत में काम आएंगे, इन पैसों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम तो यहाँ पर केवल जब तक है जब तक तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, अगर बाद में हमें कुछ हो जाता है तो इन पैसों से अपने जीवन को व्यतीत कर लेना। इसके बाद जो अवनी होती है वह कहती है कि ठीक है बाबूजी कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे आगे मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और इस तरह के लोग आगे जिंदगी में कभी मुझे परेशान ना कर सके। इस बात को सुनकर पिता कहने लगते कि ठीक है बेटी अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो बेशक से पढ़ाई कर ले, कोई भी आपत्ति मुझे नहीं है। इसके बाद जो अवनी होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है दोबारा से और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो अवनी होती है वो पढ़ाई लिखाई करके एक जज बन जाती है और अब
अब तक इन बातों को लगभग 12 साल बीत गए थे। 12 साल में उसकी जो बेटी होती है वह भी 12 साल की हो गई है और बिटिया भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती है और यहाँ पर जो अवनी होती है वो अच्छे से लाइफ जिया करती है। वह अब किसी के ऊपर भी आसर तो नहीं है, वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया करती है और अपने साथ में वो अपने परिवार को भी पाल सकती है, इतनी उसने कामयाबी हासिल कर ली है। इधर जो उसका पति नवीन होता है वहां पर उसकी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि जब वहां पर पूरे गांव के अंदर यह बात पता चल जाती है कि इन लोगों ने अपनी बहू को बाल खींचकर घर से बाहर फेंक दिया था और साथ में उनकी बेटी को भी फेंक दिया था और ये लोग तो बहुत बुरे हैं, तो उसके बाद उनसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर भी एक लड़की का जो पिता होता है वह उनसे रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे रिश्ता होता है तो उसके बाद वो लोग उनसे पैसा ऐंठने लगते हैं। कुछ दिनों तक वो उनसे पैसा ऐंठते हैं, लेकिन जब यहाँ पर नवीन की जो माँ होती है वह उसे मना कर देती है पैसा देने से, तो उसके बाद जो लड़की वाले होते हैं वह उन पर केस डाल देते हैं और इसके बाद उन्हें कानून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर जब सास को दूसरी बहू से ठोकर खाने को मिलती है और तुरंत के तुरंत जवाब मिलता है तो वह भी समझ जाती है कि जो मेरी पहली बहू थी वो एकदम से देवी थी और उसे ही मुझे अच्छी तरह से रखना चाहिए था, इससे तो हमने खामखाई अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। इधर जो नवीन होता है उसको भी उसकी दूसरी पत्नी अच्छा सा सबक सिखा देती है और इसके बाद जो नवीन होता है उसे भी लगने लगता है कि मेरी जो पहली पत्नी अवनी थी वो बड़ी अच्छी थी और इसके बाद उन दोनों का भी तलाक का केस चलने लगता है और तलाक होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। लेकिन इस तलाक के एवज में उस लड़की ने इतने सारे रुपए पैसे इनसे लिए थे जितने पैसों में उनकी आधी प्रॉपर्टी खराब हो गई थी और उन लोगों के दिन काफी खराब चलने लगे थे। अब ना तो उस माँ के पास, जिस माँ ने कभी घमंड किया था अपनी प्रॉपर्टी का, इधर जो बेटा होता है वह भी गुमसुम सा रहा करता है और अपनी पहली पत्नी को याद किया करता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही यहाँ पर अवनी जज बनती है तो वहां पर जो मीडिएटर होती है जिसने अवनी की शादी उस घर में कराई थी वह एकदम से उनके दरवाजे पर आती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताती है कि देखो जिसे तुमने ठुकराया था वो अब एक जज बन चुकी है और वह अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार को भी पाल सकती है और तुम लोगों के बिल्कुल भी असर तो नहीं है और तुम लोग तो इसी लायक होना, जैसा तुमसे तुम्हारी दूसरी बहू ने किया था ना वैसा ही तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इस बात को सुनकर सास के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर जो नवीन होता है उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। गांव वाले भी इस बात को सुनते हैं और जब ये बात वो लोग सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि इन लोगों ने अपने पैर पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार दी और अपने घर की लक्ष्मी को बाल पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद गांव वाले तो इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन नवीन के दिमाग में ये बात बार बार घूमती रहती है और इसके बाद वह फैसला करता है कि वह अपनी पत्नी से माफी मांगेगा और उसे अपनाकर दोबारा से अपने घर के अंदर ले आएगा। अब एक दिन जो नवीन होता है वह जज साहब के आवास पर चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है, लेकिन पत्नी उसे साफ साफ बोल देती है कि नवीन कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरी जिंदगी अब अलग तरह की है और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतनी देर में वहां पर अवनी की बेटी आ जाती है और जैसे ही बेटी यहां पर एक व्यक्ति को देखती है तो अपनी मां से पूछने लगती है कि मां ये कौन है। तो उसके बाद जो अवनी होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार में पड़ जाती है और बेटी दोबारा से अवनी को पूछने लगती है कि मां ये कौन है और आप इसके बारे में मुझे बता क्यों नहीं रहे। तो उसके बाद जो अवनी होती है वो कहने लगती है कि बेटी ये तेरे पिता हैं। अब जैसे ही अवनी ने ये कहा था अपनी बेटी से कि ये तेरे पिता हैं तो अवनी की जो बेटी होती है एकदम से नवीन के गले आकर लग जाती है और इस बात से अवनी को रियलाइज होता है कि मुझे तो पति की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को पिता की जरूरत जरूर है, क्योंकि अब तक जो अवनी की बेटी थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वह बार बार अपनी माँ से इसी बात को पूछा करती थी कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं, क्योंकि जब भी वह कभी स्कूल जाया करती स्कूल से लौटते वक्त और बच्चों के पिता उन्हें लेने के लिए आया करते। इसके बाद जो अवनी होती है वह उसे माफ करने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन उससे साफ साफ बोल देती है कि हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और तुम अपने माता पिता से जाकर मिल तो सकते हो लेकिन उनको कभी भी यहाँ पर नहीं लाओगे, अगर मैं चाहूंगी तो ही उन्हें यहाँ पर ला सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो नवीन होता है वह तैयार हो जाता है और इसके बाद नवीन और अवनी दोनों एक साथ दोबारा से रहने लगते हैं। यहाँ पर नवीन अपने आप को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है और बार बार उस बात के लिए अवनी से माफी मांगा करता है। जब यह बात अवनी के पिता को पता चलती है और अवनी के गांव में पता चलती है तो गांव वाले भी इस बात की वाहवाही करते हैं कि बेटी को जिंदगी भर तिरस्कार मिला, लेकिन बेटी ने अपने आप को इतना कामयाब बना लिया कि जिस पति ने उसको घर से निकलते हुए खड़े खड़े देखा था वही आकर उससे माफी मांगने लगा और उसको अपनाकर उसके साथ ही रहने लगा। इधर अवनी की सास को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात से शांत हो जाती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम बेटे को तो अपना लिया, कुछ दिनों में हम लोगों को भी अपना लेगी और हम लोग भी
माफी मांग लेंगे। कुछ दिनों बाद सास और ससुर भी जाकर अवनी से माफी मांगने लगते हैं और उसके बाद अवनी उन्हें भी माफ कर देती है, क्योंकि फिलहाल वो लोग पूरी तरह से हताश और उदास थे और उन लोगों का पूरा दुखड़ा नवीन ने पहले ही सुना दिया था। और इसके बाद जो बेटी होती है उसे दादा दादी भी मिल जाते हैं और यहाँ पर नवीन कभी कभार अपनी बेटी को अपने गांव भी ले जाया करता और वहां पर उसे उसका गांव भी दिखाया करता। यानी कि फिलहाल सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।